अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि वो स्टूडेंट्स तो जानते होंगे जो हमारी वीडियोस डेली बेसिस पे देखते हैं कि हमने मैथ के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे पीपीएससी या कोई भी वन पेपर के हवाले से वो हमने कर लिए थे। ठीक है, तो आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पीपीएससी के पास पेपर्स में से जो मैथ के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे डेली बेसिस पे। वो क्वेश्चन 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, जिनको हम डेली बेसिस पे इंशाल्लाह सॉल्व किया करेंगे विद प्रॉपर फार्मूलाज एंड ट्रिक्स के साथ। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हम 10 क्वेश्चन भी डेली सॉल्व करें पास पेपर्स में से, और वो अगर 10 के 10 क्वेश्चन डिफरेंट मेथड्स पे आए हुए हैं, तो हम एक दिन में 10 डिफरेंट मेथड्स सीखेंगे। जिसका फ़ायदा ये होगा कि अगर तो उन्हीं क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन अगेन आ जाता है तो वो आपका कभी रोंग नहीं होगा। और अगर जो है वैल्यूज़ थोड़ी चेंज करके स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर भी दिया जाता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आता हो तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और इस तरह हम बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स जो हैं मैथ के वो सीख भी सकते हैं। तो ये सीरीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग अपने नोट्स वगैरह साथ बना सकते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, टोटल कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स इज़ इक्वल टू RS111। यानी 12 पेन और 5 पेंसिल्स हैं, उनकी टोटल जो प्राइस है वो 111 रुपये है। आल्सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज़ 5 लेस देन द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। जबकि एक पेंसिल जो है उसकी कीमत क्या है, एक पेन से 5 रुपये लेस है। तो हमें पेंसिल की प्राइस बतानी है। ठीक है, अब ये देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी स्टेटमेंट लग रही होगी, लेकिन अगर हम इसको इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं तो हमारे लिए इसको सॉल्व करना बहुत आसान होगा। देखिए, हम इक्वेशन बनाते हैं। पहले हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि पेन्स जो है ना, पेन्स उनको हम डिनोट कर लेते हैं पी से, और पेंसिल जो हैं वो भी पी से बनती हैं। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम पेंसिल जो हैं उनको लिख लेते हैं क्यू से। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। अब देखें कि आप सपोज़ कर लें कि कोई बॉय है, उसने 12 पेन ख़रीदे हैं और 5 पेंसिल्स ख़रीदी हैं। तो इनकी प्राइस उसने इकट्ठी पे की है 111 रुपये। तो इसको हम लिखेंगे कि 12 उसने ख़रीदे पेन प्लस 5 उसने ख़रीदी पेंसिल्स। पेंसिल्स को हमने क्यू से लिखा, उसकी कीमत उसने पे की 111 रुपये। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर देखें वो कहते हैं कि जबकि है क्या कि एक पेंसिल जो है ना उसकी कीमत 5 रुपये कम है एक पेन से। तो हमें आपने पेंसिल की प्राइस बतानी है कि कितनी है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, पेंसिल को हमने डिनोट किया था क्यू से, कितनी है, एक पेंसिल की कॉस्ट किसके बराबर है, 5 लेस देन है किससे, एक पेन से। तो इसको हम क्या लिखेंगे, P-5, यानी P की कीमत जो है उससे 5 रुपये कम है किसकी प्राइस, एक पेंसिल की। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आप देखिए यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो Q की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है, यानी हमने इक्वेशन 2 में Q की वैल्यू बना ली है P-5। अगर इस Q की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास पेंसिल की प्राइस निकल आएगी। ठीक है, अब देखें 12P + 5, Q की वैल्यू हमारे पास क्या है, P-5 इज़ इक्वल टू 111। ठीक है, अब देखें 12P प्लस ये इसको मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 5P, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 25 इज़ इक्वल टू 111। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। 12 और 5 को प्लस करें, ये आ जाएगा हमारे पास 17P, और 111 ये माइनस जो है ये साइड पे आके क्या हो जाएगा +25। तो ये हमारे पास बना 17P इज़ इक्वल टू 136। हमें पेंसिल की प्राइस चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे 17 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 17 1 ज़र 17, 17 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 136। तो ये हमारे पास आ गया P इज़ इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देखें ऑप्शन में जो है ना वो 8 भी दिया हुआ है, लेकिन 8 जो है ये हमारे पास प्राइस किसकी आई है, पेन की। लेकिन उन्होंने हमें कहा है कि आप हमें क्या फाइंड करके दें, फाइंड प्राइस ऑफ पेंसिल। पेंसिल को हमने किससे डिनोट किया था, क्यू से। तो इसका मतलब कि पेंसिल की प्राइस फाइंड करने के लिए हमें पेन की वैल्यू जो है वो पुट करनी होगी किस में, इक्वेशन नंबर 2 में। ये देखें ना, ये क्यू है, तो अगर यहाँ पे हम लिखें क्यू इज़ इक्वल टू पी की वैल्यू P-5 लिख लें। ठीक है,
फिर q इज़ इक्वल टू p की वैल्यू लिखिए 8 और यहाँ पे लिखिए -5। तो ये हमारे पास क्या आएगा, q इज़ इक्वल टू 8 में से 5 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, एक पेंसिल की। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी। अगर वो हमें कहते हैं कि आप हमें वैल्यू बताएं किसकी, एक पेन की, तो वो हमारा क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाना था। p इज़ इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। आहद इज़ एज मच यंगर देन सईद। ये अहमद है, सॉरी देयर इज़ टाइपिंग मिस्टेक। एज ही इज़ ओल्डर देन तनवीर, यानी अहमद जो है वो छोटा है किससे, सईद से, और बड़ा है किससे, तनवीर से। इफ़ सम ऑफ द एजेस ऑफ सईद एंड तनवीर इज़ 48 ईयर्स, तो व्हाट इज़ द एज ऑफ अहमद। तो अगर वो कहते हैं कि सईद और तनवीर की तनवीर की जो एज है उसका सम 48 हो, तो हमें अहमद की एज बताएं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अहमद की जो एज है वो है, मतलब ए से लिख लेते हैं। ठीक है, तनवीर को हम टी से डिनोट कर लेते हैं और सईद को हम लिख लेते हैं एस से। अब वो कह रहे हैं कि पहली जो इक्वेशन है, इफ़ सम ऑफ द एजेस ऑफ सईद एंड तनवीर इज़ 48, यानी तनवीर और सईद की जो एज का सम है वो है 48, तो हमें अहमद की एज बताएं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे कि अहमद जो है देखें वो छोटा है किससे, सईद से, और बड़ा है किससे, तनवीर से। यानी अहमद की जो एज है ना वो इन बिटवीन है इन दोनों के। तो इन दो मतलब कितने लोगों के इन बिटवीन है, 2। तो इसको हम सिंपल क्या कर देंगे, 48 को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 24। तो अहमद की एज जो है वो है हमारे पास 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी। इफ़ 1/a मल्टीप्लाई 1/b इज़ इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b माइनस ए सी की वैल्यू हमें बताएं। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, देखें 1/ab इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा ab इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें ए सी जो है अगर इसकी वैल्यू होती तो हम यहाँ पे पुट कर लेते तो बी की वैल्यू आ जाती, या किसी भी तरीके से हम कर सकते थे। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमें अगर बी की वैल्यू हम अगर यहाँ से निकालना चाहें ताकि हम इस इक्वेशन में पुट करें, तो वो क्या आएगी, ए जो है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये बनेगा 1/a इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम बी की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1/a माइनस ए सी इज़ इक्वल टू व्हाट। तो ये देखिए हमारे पास डेटा जो है वो इनसफिशेंट है, यानी इसको हम नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम भी लेते हैं तो हमारे पास कोई प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था कैन नॉट डिटर्मिन ड्यू टू इनसफिशेंट डेटा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, ये वर्क शेयरिंग में से है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें से लाजमी क्वेश्चन आया होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन तकरीबन एक ही मेथड पे सॉल्व होते हैं, तो इसको आपने देखना है। A can do work in 6 days and B can do the same work in 12 days. How long will it take if both A and B do the work together? यानी वो कहते हैं कि A जो है वो काम करता है 6 दिनों में और B जो है वो सेम काम को करता है 12 दिनों में। तो अगर A और B दोनों इकट्ठे काम करें तो उनको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो वर्क शेयरिंग में हम फार्मूला सिंपल यूज़ करते होते हैं, 1/a प्लस 1/b इज़ इक्वल टू 1/x, यानी वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें 1/a जो है वो कितने दिनों में काम करता है, 6 डेज़ में, प्लस 1/b जो है कितने दिनों में काम करता है, 12, b की वैल्यू ये आ गया हमारे पास 1/x यानी टोटल। तो अब इसका अगर हम एलसीएम लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है, 12 को 6 पे डिवाइड करें तो आएगा हमारे पास क्या, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 2। एलसीएम लेना आता होगा आप लोगों को, तो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, ये आ गया 1 इज़ इक्वल टू 1/x। देन यहाँ पे देखें 3 डिवाइड बाई 12 इज़ इक्वल टू 1/x, तो 3 1s are 3, 3 4s are 12, तो ये आया 1/4 इज़ इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली x इज़ इक्वल टू 4, तो दोनों को अगर काम दे दिया जाए सेम तो वो दोनों ए और बी मिलके 4 दिनों में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। वर्क शेयरिंग के लिए आप सिंपल ये वाला फार्मूला याद रख लें तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास परसेंटेज में से क्वेश्चन, और परसेंटेज के मैंने सारे तकरीबन जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं ना वो कवर करवाए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो देख लें। ठीक है, कह रहे हैं कि ये वैल्यू है जी, इसका हमें आपने क्या करना है, 10% उशर बताना है, इस पर कितना लगता है। तो मैंने स्टेटमेंट जो है उसको पढ़ के इक्वेशन बनानी सिखाई थी। 10% जो है इसका मतलब है
10/100, यानी परसेंटेज गिवन हो तो 100 जो है वो डिवाइड हो जाता है, और अगर परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो तो 100 मल्टीप्लाई होता है। तो वो कह रहे हैं कि इस वैल्यू का हमें 10% उशर बताएं, तो वैल्यू हम लिख लेते हैं 3916680, यानी इस पर हमने बताना है कि 10% उशर इसका कितना बनेगा, मतलब 10/100, ठीक है। तो ये 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, तो इस वैल्यू का सिंपली जो 10% है वो यही बनेगा, ठीक है। 39168, यानी 0 0 से कैंसिल होगी, तो ये इसका सिंपल आंसर होगा। अब देखिए, अगर आप लोगों को ये इतना ही नहीं पता है कि इसका 10% किस तरह से फाइंड करना है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन जो है वो आप रॉन्ग कर देंगे। सॉरी, दिस इज क्वेश्चन 6। व्हाट इज़ द टर्म इन ए और पी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2, 11, 20, 29, 290। तो इसके हमने बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो आप इसको अगर नंबर सीरीज़ के तरीके से सॉल्व करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको देखें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला भी होता है। अगर हम फार्मूला लगाएं तो तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ना, इसका फार्मूला भी याद रख लें, क्योंकि सम टाइम नंबर सीरीज़ जो है वो हमसे सॉल्व नहीं हो रही होती, समझ नहीं आ रहा होता, तो ये फार्मूला हेल्प आउट कर सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला था TN = A, n-1 = D। यहाँ पे D जो है इन वैल्यूज़ में जो डिफरेंस है उसे हम D कहेंगे, ठीक है। n जो है ये हमने जो वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है वही है। A जो है, A का मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म, यानी वैल्यूज़ हमारे पास कहाँ से स्टार्ट है, और TN जो है इसका मतलब होता है लास्ट टर्म, ठीक है। जैसा कि TN लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है 290 = A से क्या कहा मैंने, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 2 है, 2। n जो हमने फाइंड आउट करना है n-1, और डिफरेंस देखें कितना है 2 और 11 में से 2 माइनस करें तो डिफरेंस आएगा 9 का, ठीक है। 9, 11 में से 2 माइनस तो 9 का डिफरेंस आया। अगर 29 में से 20 माइनस करें तब भी हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा 9 का। तो इसका मतलब कि D की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 9, ठीक है। अब ये सिंपल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 290 ये 2 इस साइड पे क्या है प्लस, इस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस, n-1, और 9 जो है इस साइड पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। 290 में से आपने 2 माइनस किए, ये आया हमारे पास 88 / 9 = n-1। तो 88 को अगर 9 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारे पास, 288 को अगर हम 9 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा जी 33, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है n-1 जो हमने फाइंड आउट करनी थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वैल्यू, वो है यहाँ पे 33। तो ये इस तरह से आपने सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड कॉस्ट प्राइस। तो उसे हम प्रॉफिट कहेंगे। कैसे, यानी फॉर एग्जांपल एक जो है हमने बुक वो ख़रीदी है 250 की, यानी बुक की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 250, और हमने इसे उस बुक को सेल कर दिया है 300 में, ये हो गई उसकी सेलिंग प्राइस। तो इसका डिफरेंस हमने चेक करना है, 300 - 250 कर दें तो 50 रुपये जो है वो क्या हो गया प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो यही वो पूछ रहे हैं कि अगर सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, तो डिफरेंस जो है सेलिंग और कॉस्ट प्राइस का वो हमेशा क्या आता है प्रॉफिट आता है। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस जो है वो लेस देन हो किससे कॉस्ट प्राइस से, जैसा कि हमने बुक खरीदी 250 की, यानी कॉस्ट प्राइस थी बुक की कितनी 250, बुक को हमने सेल कर दिया 200 में, ये हो गई उसकी सेलिंग प्राइस। अब इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो -50 में आएगा, ठीक है। माइनस का मतलब होता है लेस देन, तो इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम होगी तो लॉस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी आज बस स्लाइड्स लिखते हुए थोड़ी नंबरिंग मिस्टेक हो गई है। A steam shovel excavates 2 cubic yards in every 40 seconds. At this rate, the same amount excavates in 45 minutes. तो ये जी यूनिट मेथड में से है, ठीक है। यूनिट मेथड जो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर किया था मैथ का, उसमें से क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं।
कि वो कह रहे हैं हमने इसका सिंपल मेथड देखा था कि जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको हम हमेशा से राइट साइड पे लिखते हैं। तो एट दिस रेट द अमाउंट एक्सकेवेट इन 45 मिनट्स, तो हमने अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट और यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइम। ठीक है। स्टीम शॉवल जो है वह एक्सकेवेट करती है 2 क्यूबिक यार्ड्स। 2 क्यूबिक यार्ड्स कितने टाइम में? 40 सेकेंड्स में। तो फिर 40 सेकेंड्स में अगर वो 2 क्यूबिक यार्ड्स करती है तो 1 सेकंड में कितनी करेगी? तो इसका यूनिट मेथड का मतलब ही यही था कि आपने इकाई यानी 1 यूनिट में उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो 240 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि आपने हमें वैल्यू बतानी है कि 45 मिनट्स में वो कितनी करेगा। तो 45 मिनट्स जो हैं उनमें कितनी करेगा? 2/40 मल्टीप्लाई 45, ये मिनट्स में है। ठीक है। 2/40 मल्टीप्लाई 45 मिनट्स। अब हमने क्या करना है कि ये सेकंड है ये मिनट है, तो यूनिट जो है हमने सेम रखना होता है। तो सिंपली हम 45 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60 से, ताकि हम जो है वो वैल्यू को सेकंड्स में चेंज कर सकें। तो 45 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये हमारे पास आएगा 2700। ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं जी 2/40 मल्टीप्लाई 2700। अब यूनिट्स हमारे पास सेम हो गए, ये भी सेकंड्स में था टाइम, ये भी सेकंड्स में आ गया। 0 से कैंसिल। ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास क्या आया? 270 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे देखें 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड यहाँ पे 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10। तो 135 क्यूबिक यार्ड्स जो है वो 45 मिनट्स में क्या करेगा? एक्सकेवेट करेगा उसको। तो ये यूनिट मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना है। फिर है जी क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ फॉलोइंग 3 डिजिट नंबर विल रिमेन सेम इफ़ वी रिवाइज द नंबर। यानी ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा 3 डिजिट नंबर है जिसको अगर हम रिवाइज भी कर दें यानी उल्ट भी लिख दें तो वो सेम ही रहेगा। 262 जो है इसको अगर हम लिखें 262, 2 को इधर भी कर दें इधर भी कर दें तो ये हमारे पास सेम ही वैल्यू रहेगी 262। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मज़ीद जो हैं पीपीएससी के प्रीवियस पेपर्स में से कुछ क्वेश्चंस मैथ के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।